सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी लोगों का। सीएल कैरियर एकेडमी में सभी का मैं स्वागत करता हूं। आइए हम आज के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के करंट अफेयर्स, उसके साथ उसके स्टैटिक जीके के फैक्ट और इन सारी बातों पर चर्चा किया जाएगा। शानदार प्रश्न होगा, परीक्षा में यही से प्रश्न होंगे। आप अपने मैगजीन बनाइए, रोज प्रतिदिन लिखिए, उसके स्टैटिक जीके लिखिए। धीरे धीरे देखिए कैसे आपका जो है इंप्रूव होता है आपके जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके और जीके। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में राजस्थान महिला निधि नामक पहला महिला बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारिता संघ के साथ समझौता किया है? यह प्रश्न देख लीजिए, शानदार प्रश्न है और इसको पढ़ लीजिए। राजस्थान सरकार ने हाल ही में तो किसके साथ किया भाई? ये किया है तेलंगाना की यह संस्था है स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ। कहां चलता है? जो है तेलंगाना में, है ना। तेलंगाना के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ चलाया जाता है। अब राजस्थान सरकार क्या कर रही है? इसी के तर्ज पर, इसी को आधार बनाकर, इसी के तर्ज पर क्या शुरू किया है? राजस्थान महिला निधि। और ये राजस्थान सरकार का पहला महिला बैंक है, अपना पहला महिला बैंक स्थापित कर रही है। और इस बैंक का क्या नाम होगा? राजस्थान महिला निधि, है ना। तो राजस्थान, और ये किस प्रकार का बैंक होगा? ये एक प्रकार का सहकारी बैंक है। क्या है? सहकारी बैंक या सहकारी बैंक होगा, ये याद रखना है। सहकारी बैंक, और जो महिलाओं द्वारा संचालित होगा, महिलाओं द्वारा संचालित होगा, महिलाओं द्वारा संचालित। तो ये बात याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न को आप जरूर पढ़िए। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की महिलाओं को आसानी से ऋण मिल सकेगा। उनके उद्यमों को समर्थन, महिला सशक्तिकरण, आसानी से ऋण मिलेगा महिलाओं को, आसानी से ऋण, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिला, है ना, सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, बैंकिंग से जोड़ना, ये सारे इसके जो है बनाए गए हैं। तो यह बात रखेंगे। राजस्थान में जो एक नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है उसका नाम है रामगढ़ विषधारी। राजस्थान में जो नया टाइगर रिजर्व है रामगढ़, ये आप जानिए, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बनाया गया है, याद रखेंगे। केवलादेव घना पक्षी विहार, उसको राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। सरिस्का, रणथंभौर, है ना। इसके अलावा जो है डेजर्ट, ये सब उसके वहां डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव, सरिस्का, है ना, ये सब इसके क्या है? रणथंभौर, सब राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी है। और एक और टाइगर रिजर्व हो गया रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये कहां है? बूंदी जिले में। कौन से जिले में है? राजस्थान के बूंदी जिले में है, ये भी याद रखेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। कौन से सिटी के नाम से? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना है आपको, पिंक सिटी। जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयसिंह ने, यह भी याद रखेंगे। और साथ ही साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य। तेलंगाना की राजधानी कहां है? हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी। और इसका सीएम कौन है? ये सीआर क्या होता है? के चंद्रशेखर राव। अच्छा, के सीआर, अच्छा ये के चंद्रशेखर, पूरा नाम भी याद रखो, के चंद्रशेखर राव, के सीआर। चलिए, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत किस स्थान पर है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में? तो भारत जो है 33वें स्थान पर रहा है। भारत कौन से स्थान पर रहा? 33वें स्थान पर रहा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप। और इसमें विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भाला फेंक में मेडल आया। भाला फेंक में मेडल। और कौन सा मेडल आया है? सिल्वर। किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता। हरियाणा राज्य से संबंधित है, ये याद रखना है। और साथ ही साथ इन्होंने भाला कितने मीटर फेंका था? 88.13 मीटर भाला फेंका था, है ना, ये भी याद रखें। बेस्ट स्कोर है 89.94।
तो इस तरीके से ये बातें याद रखेंगे आप लोग, बेहद महत्वपूर्ण। 89.94 है, 89.94। हाँ, अब देखिए भारत 33वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है अमेरिका। कौन है? अमेरिका ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 35 मेडल जीते हैं। पहले नंबर पर है अमेरिका, पहले स्थान पर विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पहले स्थान पर अमेरिका है। दूसरे स्थान पर इथियोपिया है, ये पहला हो गया। दूसरे पर इथियोपिया। कितने मेडल जीते इसे? 10, है ना। तो इस तरीके से विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर इथियोपिया। इथियोपिया देखो, इथियोपिया से एक बात याद रखेंगे, एक अफ्रीकी देश है। इथियोपिया क्या है? अफ्रीकी देश है, याद रखेंगे, अफ्रीकी। और ये जो अफ्रीकी देश है इथियोपिया, भारत ने यहां पर अपना पहली बार दूतावास खोला है। कहां पे खोला है? भारत ने अपना दूतावास कहां खोला है? इथियोपिया। मैंने पहले भी करंट अफेयर्स में पढ़ाया है, इथियोपिया में ही अपना दूतावास खोला है नया। और किसने उसका उद्घाटन किया? एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री। तो सारी बातें याद रखिएगा। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप ये हुआ कहां है? मैंने इस पर पूरे तरीके से एक वीडियो बनाया, आप देख लीजिएगा। अमेरिका के ओरेगन के यूजीन शहर में हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था, अमेरिका, है ना, बेहद महत्वपूर्ण। चलिए, निम्न में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नडार। रोशनी नडार भारत की सबसे अमीर महिला बनी है। यह भी याद रखना है, भारत की सबसे अमीर महिला ये पहले स्थान पर है, सबसे अमीर है। अगर इनकी रैंकिंग दूसरे तीसरे नंबर पे कौन कौन है? रोशनी लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला है। इनकी पूरी संपत्ति में 54% की बढ़ोतरी के साथ 84,330 करोड़ रुपए, 84,330 करोड़ रुपया है इनका। और बढ़ोतरी कितने की बढ़ोतरी की है इन्होंने? 54% की बढ़ोतरी के साथ इन्होंने, इनके रुपया इतना हो गया और सबसे अमीर बन गए। अगर हम बात करें दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नंबर की, तो दूसरे नंबर पर फाल्गुनी नायर। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, फाल्गुनी नायर कौन सा नंबर पे है? दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पे कौन है? किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार शाह का नंबर कौन सा है? तीसरा। चौथे नंबर पे मोटा पार्टी, मोटा पार्टी है, नीलिमा मोटा पार्टी। पहले नंबर पर रोशनी नडार, दूसरे पर फाल्गुनी नायर, किरण मजूमदार तीसरे, नीलिमा मोटा पार्टी चौथे नंबर पर है। अगर पांचवें नंबर को भी देखना चाहते हैं तो पांचवें राधा बेम्बू, राधा बेम्बू, ये पांचवें नंबर पर है ना, राधा बेम्बू। छठे नंबर पर लीना गांधी तिवारी, लीना गांधी तिवारी। तो ये है छठे नंबर पे। इतना ही रहने दिए छठे नंबर पे, है ना। ये बात याद रखिएगा कि सबसे अमीर महिला रोशनी नडार बन गई है लगातार दूसरे वर्ष। एचसीएल टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन किसकी है भाई? किस कंपनी के मालिक है ये? एचसीएल टेक। एचसीएल टेक की क्या है? मालकिन है, चेयरमैन। एचसीएल टेक की चेयरमैन। इनके पिता का नाम है शिव नडार, खुद बिजनेसमैन है ना, भारत के उद्योगपति। तो शिव नडार की बेटी है रोशनी नडार, एचसीएल टेक्नोलॉजीज की चेयरमैन है ये। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। फाल्गुनी नायर कौन सी कंपनी का ब्रांड बनाती हैं? फाल्गुनी नायर इनकी जो है, कम उम्र की महिलाओं में इनका नाम आ जाएगा। एक कंपनी है जो महिलाओं का कॉस्मेटिक्स, नायका, जानते हैं आप लोग? वो प्रचार आता है NYAK, नायका, नायका कंपनी। किरण मजूमदार शाह गोदरेज। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन है? 28 तारीख से शुरू हुआ है। यह बनाया जाना था नीरज चोपड़ा को, लेकिन नीरज चोपड़ा के इंजरी के कारण इनको नहीं बनाया गया, तो बनाया गया है पीवी सिंधु को। किसको बनाया गया है? पीवी सिंधु को। इस कॉमनवेल्थ गेम में नीरज चोपड़ा ने अपना नाम वापस ले लिया है। क्यों वापस लिया है?
उनको इंजरी आ गई है, इसलिए कॉमनवेल्थ गेम में भाग नहीं ले पाएंगे। अगुवाई करने वाले थे, अब अगुवाई नहीं कर पाएंगे। वो प्रश्न गया, नया प्रश्न बन गया जो मैंने पढ़ाया था कि इनके जो है, इनका जो 37 सदस्यीय जो टीम था उसका क्या करने वाले थे, प्रतिनिधित्व। तो अब एक है, इन्होंने नाम वापस ले लिया। तो नाम वापस लेने के बाद भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन है, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु क्या खेलती हैं, बैडमिंटन। बैडमिंटन। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में हो रहा है। बर्मिंघम कहां है, इंग्लैंड में है। बर्मिंघम इंग्लैंड में है। कब से शुरू हो रहा है ये, 28 जुलाई से शुरू हो गया है। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा, जिसमें कितने सदस्य जा रहे हैं, भारत के कितने खिलाड़ी, 215। कुल मिलाकर 320 के आसपास लोग जाएंगे, जिसमें 315 एथलीट हैं। तो ये भी याद रखेंगे, 215 एथलीट हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो सुनील गावस्कर के नाम पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। यह प्रश्न आप लोग जरूर याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण होगा और यह पूछा भी जाएगा। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम, भारत के महान क्रिकेट सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जिसका स्वामित्व भारत स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट क्लब के पास है। भारतीय क्रिकेट को एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाने में उनका योगदान को देखते हुए इस मैदान का नाम गावस्कर रखा गया है। सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाए। ये भी याद रखना, सुनील गावस्कर, महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर। इनका एक रिकॉर्ड है, 60 ओवर खेलने के बाद 36 रन वनडे में। 60 ओवर खेलने के बाद 36 रन बनाए थे इन्होंने, है ना, लेकिन आउट नहीं हुए। नहीं, 60 ओवर ओपनिंग में है और 60 ओवर बाकी भी तो खिलाड़ी है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 36 रन बनाए। 60 ओवर तक मैच में बने रहे। तब पहले वनडे क्रिकेट 60 ओवर का होता था। हाल ही में कहां पर मंकी पॉक्स वैक्सीन इम्बेनेक्स को स्वीकृति मिली है, तो यूरोप में मिल गई है मंकी पॉक्स वैक्सीन को। कहां स्वीकृति मिल गई है, वो यूरोप के देशों में इनकी स्वीकृति मिल गई है, याद रखेंगे। डेनिश बायोटेक्नोलॉजी कंपनी और बावेरियन नॉर्डिक ने, है ना, यह घोषणा की है कि यह यूरोप के देशों में मिल जाएगा मंकी पॉक्स, है ना। तो ध्यान रखेंगे, यह वैक्सीन है। वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तेजी से फैल रहे मैक्सिमम प्रयोग को वैश्विक आपातकाल के रूप में घोषित करते हुए एक उच्च से अलर्ट करने के बाद एक दिन बाद मंजूरी मिली। मंकी पॉक्स के रूप में एक क्या कर दिया, डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को क्या किया है, एक मतलब आपातकालीन अलर्ट के रूप में घोषित कर दिया है। तो यूरोप के क्षेत्रों में उसको अगले दिन ही क्या कर दिया गया, ये वैक्सीन वहां पर स्वीकृति मिल गई। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है मंकी पॉक्स के लिए। और ये जरूर याद रखना, IMBANEX इम्बेनेक्स, ये वैक्सीन है यूरोप के क्षेत्रों में। 29 से 31 जुलाई 2022 बैंकॉक में पूर्वोत्तर भारत के महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा, यह बताना है। पूर्वोत्तर के लिए एक महोत्सव आयोजित किया जाता है, खास करके सांस्कृतिक महोत्सव है इस तरीके का। तो यह दूसरा आयोजित किया जाएगा, एक पहले आयोजित किया जा सका है। और कब से कब तक होगा, 29 से 31 जुलाई 2022 के बीच। कहां पर होता है, बैंकॉक। बैंकॉक कहां है, थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, है ना। क्या किया, पूर्वोत्तर भारत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। पूर्वोत्तर भारत, जिसको सिक्किम को लेकर कितने देश कितने राज्य आते हैं, 8, 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वोत्तर भारत महोत्सव का आयोजन दूसरा कहां पर आयोजित हो रहा है, बैंकॉक में हो रहा है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे। द्वितीय पूर्वोत्तर भारत महोत्सव, विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह वहां पर गए हैं। उद्घाटन और मुख्य अतिथि कौन रहा इसका, मुख्य अतिथि राजकुमार रंजन सिंह, राजकुमार रंजन
सिंह क्या रहे, मुख्य अतिथि रहे इसके भारत की तरफ से। और ये कौन मंत्री हैं, ये विदेश राज्य मंत्री। कौन से मंत्री हैं, ये विदेश राज्य मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री। इन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में वहां भाग लिया, विदेश राज्य मंत्री। विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर है, विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री भारत में एस जयशंकर है। तो दूसरा संस्करण थाईलैंड में कहां शुरू, 29 से 31 जुलाई के बीच शुरू होगा। कल से शुरू हो गया है और कितने दिन, 31 तारीख तक चलेगा, है ना। तो याद रखिएगा, ये आगे इससे और प्रश्न बनेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, बस आपको याद रखना है इसको। बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया है। पहला संस्करण 2019 बैंकॉक में आयोजित किया गया था। पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था, पहला संस्करण 2019 में बैंकॉक में ही आयोजित किया गया था, है ना। और ये दूसरा संस्करण। हाल ही में किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की, किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है, यह बात याद रखना है, बेहद महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, किसकी स्थापना किया है, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। तमिलनाडु ने किया है क्या, जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। तमिलनाडु बिल्कुल सही जवाब होगा। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 38 जिलों में, राज्य में 38 जिलों में इसकी शुरुआत हुई है। राज्य के जो 38 जिले हैं उसमें शुरू किया गया जिला जलवायु परिवर्तन मिशन। किस लिए शुरू किया गया है, इसमें जिला कलेक्टर द्वारा मिशन निदेशक रूप में प्रशासित किया जाएगा। जिला वन अधिकारी डीएफओ के जलवायु अधिकारी के रूप में कलेक्टर जिला स्तरीय जलवायु परिवर्तन संबंध और अनुकूल योजना तैयार करेंगे और कम कार्जन जलवायु लचीला विकास योजनाओं के लिए इनपुट प्रदान करेंगे। तो जिला जलवायु मिशन तमिलनाडु के 38 जिलों में, 38 जिले ही हैं वहां, इतने ही जिले, तो यह लागू कर दिया गया है। तमिलनाडु की राजधानी कहां है, चेन्नई। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है। और यहां का सीएम कौन है, एमके स्टालिन है। याद रखना है आपको लोग, है ना। तमिलनाडु के साथ यह किसकी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। कौन सी है, मन्नार की खाड़ी कहिए या पाक की खाड़ी भी कह सकते हैं। और पाक जल डमरू मध्य इसी के साथ है, पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि, है ना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड्डी किस राज्य में है, सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड्डी किस राज्य में है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तमिलनाडु में है। और कौन सी पहाड़ियों में है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में। तो सारी बातें आप याद रखना है। अन्नाई मुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर ऊंचा है अनाई मुडी। हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए $96 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है ना। कहां पर सुरक्षित पेयजल के लिए $96 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, हिमाचल प्रदेश। क्या जवाब होगा, हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। $96 मिलियन की ऋण को मंजूरी दी है। 96.3 मिलियन है, लगभग 770 करोड़ रुपया। ग्रामीण पेयजल में सुधार 96.3 मिलियन डॉलर, है ना। ये टोटल कितने रुपए हो जाएगा, लगभग 770 करोड़ रुपए होगा। किस लिए दिया, सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करने के लिए हिमाचल प्रदेश को दिया गया है, ये याद रखेंगे। यह परियोजना 75,800 घरों को इस सेवा से जोड़ेगी। 10 जिलों के लगभग 3,70,000 निवासियों को जल आपूर्ति मिलेगी। तो यह परियोजना 75,800 घरों को, यह 75,800 घरों को, और लगभग इन घरों में रहने वाले कितने लोगों को, 3,70,000।
तथा 3,70,000 लोगों को फायदा होगा। तो इस तरीके से सुरक्षित पेयजल के लिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहां है? शिमला और धर्मशाला भी है। सीएम कौन है? जयराम ठाकुर इसके सीएम है, ये भी याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है ना, ये भी याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश का। और हिमाचल प्रदेश में दर्रे, रोहतांग दर्रा, बाड़ालचा, शिपकिला, ये इसके दर्रे हैं, ये याद रखना है। शिपकिला दर्रा, रोहतांग, बाड़ालचा, ये यहां पे दर्रे हैं। रोहतांग दर्रे के पास से ही उत्तर दक्षिण से ब्यास और रावी नदियों का उद्भव होता है। केंद्र सरकार ने भारतीय तिरंगे को किस समय फहराने की अनुमति दी है? केंद्र सरकार ने भारतीय तिरंगे को किस समय फहराने की अनुमति दी है? पहले केवल दिन में था, अब हो गया रात और दिन दोनों में तिरंगा झंडा फहराया जा सकता है। तिरंगे का जो कोड नियम था 2002 में, उसमें बदलाव किया गया है ना, इसमें बदलाव किया गया है। और बदलाव के बाद यह कहा गया कि इसमें अब तिरंगा झंडा लोग रात और दिन दोनों में फहरा सकते हैं। अभी देखो, हर घर तिरंगा अभियान क्या है? ये किसने शुरू किया? केंद्र सरकार ने 13 से 15 अगस्त लगभग 20 करोड़ लोगों के साथ झंडा फहराने का रिकॉर्ड है। अगस्त के बीच लगभग 20 करोड़ झंडा फहराया जाएगा, है ना। तो 13 से 15 का हर घर तिरंगा अभियान, यहां भी जो है पार्कों में भी लगा है नरेंद्र मोदी मनोहर लाल का फोटो। 13 से 15 हर घर तिरंगा अभियान केंद्र सरकार ने शुरू किया है। यह भी याद रखेंगे, आपको पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर देखने को मिल जाएंगे। तो अब भारतीय तिरंगा रात और दिन दोनों में फहराया जा सकता है। पिछले साल ही सरकार ने क्या किया था? फ्लैग कोड, है ना, 2022 नया कोड आया है ना। अब 24 घंटे फहराया जा सकता है। फ्लैग कोड 2002 में संशोधन करके सरकार ने फ्लैग कोड 2002 के कुछ नियमों में संशोधन किया है। फ्लैग कोड 2002 के नियमों में संशोधन करके किया है, है ना, किया है। और नया संशोधन आ गया फ्लैग कोड 2022, है ना, जिसमें अब दिन रात दोनों में झंडा फहराया जा सकता है, अर्थात 24 घंटे आप फहरा सकते हैं, है ना। तो ये प्रश्न, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ जो बेहद महत्वपूर्ण होंगे। ये परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।